नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 मार्च 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष नवमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह मार्च ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में किया गया था। करीब 24 दिनों की इस यात्रा के बाद गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बनी और साल 1954 में आज ही के दिन भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया गया। यह संस्था भारतीय भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने और लेखकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित की गई थी। आज यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में से एक है। वहीं साल 1993 में आज ही के दिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 13 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों में लगभग 257 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। यह घटना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं में से एक मानी जाती है। और आज 12 मार्च को प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्मदिन है। उनका जन्म 12 मार्च 1984 को हुआ था। अपनी मधुर आवाज़ और शानदार गायिका के लिए वे कई नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी हैं। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में करीब 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, पर्यटन बढ़ाना और औद्योगिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट की आधारशिला रखी, जिससे पैकेजिंग, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वेस्ट कल्लाडा में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई। रेलवे और सड़क परियोजनाओं के तहत कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नई ट्रेन सेवा भी शुरू की गई, जिससे कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है। यह फैसला केरल विधानसभा के जून 2024 में पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है। कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह नाम मलयाली संस्कृति और पहचान के अनुरूप है। उन्होंने मछुआरा समुदाय की संस्था अखिला केरल धिवरा सभा के 50 वर्ष पूरा होने पर बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़ा ऊर्जा समझौता घोषित किया है। करीब 300 अरब डॉलर की साझेदारी के तहत अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम से नया तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। यह रिफाइनरी टेक्सास के पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल में बनेगी और इसे पिछले 50 साल में अमेरिका की पहली बड़ी नई रिफाइनरी बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है और इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति संकट और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध और तेज हो गया है। ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में 3 जहाज़ों पर भी हमले की खबर है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक युद्ध में 1300 से ज़्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि तेल की कीमतों में हालिया उछाल के बाद कुछ गिरावट आई है, लेकिन वैश्विक बाजारों में तनाव अभी भी बना हुआ है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में भारत की भूमिका की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना भी इस स्थिरता बनाए रखने का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनिंग हब में से एक है। सर्जियो गौर ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका और भारत को मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों के नागरिकों के हित में ऊर्जा बाजार की स्थिरता और सहयोग महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब 13वें दिन में पहुंच गया है। दोनों पक्षों के बीच लगातार मिसाइल और एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कतर, इराक, यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं इजराइल ने तेहरान और बेरूत में ईरान समर्थित ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। इस संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति प्रभावित हो गई है, जो दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार के लिए अहम रास्ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ईरान में बढ़ते स्वास्थ्य खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है।
रिपोर्ट के मुताबिक तेल रिफाइनरी और स्टोरेज पर हुए हमलों के बाद काला जहरीला धुआं और ब्लैक रेन देखी गई है। WHO का कहना है कि हवा में मौजूद टॉक्सिक गैस और केमिकल्स लोगों में सांस लेने की समस्या, आँख और त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन जहरीले कणों में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन कंपाउंड शामिल हैं। स्वास्थ्य एजेंसी ने लोगों को सलाह दी है कि फिलहाल घर के अंदर रहें, मास्क पहनें और बाहरी हवा से बचें। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया वैश्विक हालात को देखते हुए पेट्रोल डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो और कहीं भी घबराहट का माहौल न बने। मुख्यमंत्री ने फील्ड में नियमित निरीक्षण करने और आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने को कहा है। साथ ही उन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी अनियमितता पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे को सम्मानित किया। मुंबई में अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की सराहना की। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। भारत ने इस मैच में 255 रन का विशाल स्कोर बनाया, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इस जीत के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गया है। भारत ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे मेडागास्कर की मदद के लिए बड़ी मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने 12 टन मेडिकल सहायता और 18 टन राहत सामग्री भेजी है। यह मदद भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो पहुंचाई गई। यह राहत सामग्री ट्रॉपिकल साइक्लोन फाइटिया और गिजानी से हुए भारी नुकसान के बाद भेजी गई है। इसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ, सर्जिकल सामान, टेंट, पानी के टैंक और रेडी टू ईट भोजन शामिल हैं। भारत ने साथ ही मोजाम्बिक में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी खाद्य और चिकित्सा सहायता भेजी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव और लोहुम के CEO रजत वर्मा से मुलाकात की। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2D मटेरियल के निर्माण और उपयोग पर चर्चा हुई। 2D मटेरियल बेहद पतले होते हैं और इन्हें भविष्य की हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अहम माना जा रहा है। बैठक में परमानेंट मैग्नेट और बैटरियों की रिसाइकलिंग पर भी चर्चा की गई, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी सिस्टम में उपयोग होते हैं। सरकार का मानना है कि एडवांस मटेरियल रिसर्च और सर्कुलर इकोनॉमी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य जबरन, लालच देकर या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। प्रस्तावित बिल में ऐसे मामलों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार यह बिल जल्द ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जहां इस पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ किया। इस अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल कार्यक्रम का तीसरा संस्करण 14 से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम टेक्सटाइल सेक्टर में व्यापार, निवेश और नेटवर्किंग के लिए एक बड़ा वैश्विक मंच माना जाता है। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले समय में भारत प्राकृतिक फाइबर का वैश्विक हब बन सकता है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 141 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मंत्री ने टेक्सटाइल क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए AI आधारित तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में आयोजित जल महोत्सव 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है और पानी को अनमोल धरोहर की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि पानी बचाना केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल से जल संरक्षण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपना पहला बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है। इस पहल के तहत साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एथिकल हैकर्स को आधार से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में संभावित कमजोरियां खोजने के लिए आमंत्रित किया गया है। करीब 20 अनुभवी सुरक्षा शोधकर्ताओं को उदय की वेबसाइट, माई आधार पोर्टल और सिक्योर QR कोड ऐप की जांच के लिए चुना गया है। जो भी सुरक्षा खामियां सामने आएंगी, उन्हें क्रिटिकल, हाई, मीडियम
और लो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा और शोधकर्ताओं को उसी अनुसार इनाम मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह पहल आधार की डिजिटल सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 16,331 रुपये प्रति ग्राम यानी करीब 1,63,310 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 14,970 रुपये प्रति ग्राम यानी करीब 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 290 रुपये प्रति ग्राम यानी लगभग 2900 रुपये प्रति 10 ग्राम और करीब 2,90,000 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रही है। ध्यान रहे कि अलग अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।